Hello everyone, a very good evening to all of you. So आज की क्लास में हम करेंगे रिवीजन ऑफ बिजनेस फाइनेंस और एंड में चेक करेंगे कि आज कौन सबसे हाईएस्ट स्कोर करता है। तो लास्ट क्लास में हमने रिवीजन करी थी इकोनॉमिक्स की और बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर जो आए थे वो कम आए थे, राइट? तो आज की क्लास में देखते हैं कि बिजनेस फाइनेंस की आपकी रिवीजन कैसी है और बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस में आपका फोकस लेवल क्या है। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 PM करते हैं अपनी रिवीजन क्लास, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करते हैं और एट एंड देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड। असर्शन क्या गिवन है हमें कि इन केस ऑफ अ नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑफ फर्म आर इररिलेवेंट। फिर क्या है रीजन? इन नेट इनकम अप्रोच इट इज अज्यूम्ड दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन कांस्टेंट। तो ये असर्शन और रीजनिंग दे रखी है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ठीक है, जल्दी से बताओ विच वन ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। तो सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है, अपने माइंड में नहीं रखना, तभी हमें पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है, राइट? तो अगर मैं बात करूं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो उससे रिलेटेड हमारी टोटल 4 थ्योरीज थी। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर उसके बाद थी नेट इनकम अप्रोच, फिर आती है हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और फोर्थ वन आती है हमारे पास एमएम अप्रोच। ये 4 हमारी अप्रोचेस थी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में। अब ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन सी? पहला पार्ट जिसमें बोला जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट और जो इन्फ्लुएंस करता है वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट? दूसरा क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट, राइट? होप सो आप सभी ने अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारी पहली 2 अप्रोचेस हैं ट्रेडिशनल एंड नेट इनकम अप्रोच, ये अप्रोचेस क्या कहती हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो रिलेवेंट है, वो रिलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर जो हमारी नीचे वाली 2 अप्रोचेस हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, ये कहती हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररिलेवेंट है। ठीक, तो अगर हम असर्शन देखें, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑफ द फर्म आर इररिलेवेंट, बल्कि ये गलत हो गया। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि जो हमारा डिसीजन होता है वो रेलेवेंट होता है। तो हमारा असर्शन क्या हो गया? फॉल्स। तो अगर मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूं ऑप्शन नंबर डी पे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ये तो हो गया टाइम सेव करने के बाद। तो अगर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर लूं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में होता क्या था? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगा, राइट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट, एंड जो कॉस्ट ऑफ डेट है
वो लेसर होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे जैसे फर्म अपना डेट का कंपोनेंट बढ़ाएगी, लीवरेज पे काम करेगी, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगा। जैसे जैसे फर्म ज्यादा डेट लेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट रखेगी, उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगा, जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी। तो ये हमारी प्रॉपर थ्योरी थी नेट इनकम अप्रोच, राइट। इसका मतलब क्या था कि जो हमारा डिसीजन है वो रेलिवेंट होगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। Which of the following statement is correct for capital budgeting? First statement is a project's profitability index is an equal to ratio of project's future cash flow to the project's initial investment. Statement 2, the benefit cost method is a discounted method of capital budgeting. Third one is NPV is expressed in relative terms. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो। इफ यू हैव एनी डाउट तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन या सेम लेवल डिफिकल्ट लग रहे हैं? लास्ट वाले से इजी है, डिफिकल्ट है? चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर पहले लिख देना, वरना वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लिखना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यही होता है हमारा फ्यूचर कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, राइट। अब इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने लिखा है रेशियो ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश फ्लो। ये भूल गए कि इनको लिखना चाहिए था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर कैश फ्लो। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट हो गई वो हो गई रॉन्ग, राइट। जो हमारी ये स्टेटमेंट हो गई वो हो गई रॉन्ग, तो ये इनकरेक्ट है। फिर आते हैं सेकंड वाले पे। फिर है द बेनिफिट कॉस्ट मेथड इज अ डिस्काउंटेड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो उधर हमारे दो मेथड्स होते हैं, डिस्काउंटेड मेथड, नॉन डिस्काउंटेड मेथड। डिस्काउंटेड मेथड वो जो टाइम को कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारा एनपीवी वगैरह हो गया, आईआरआर वगैरह हो गया। नॉन डिस्काउंटेड मेथड कौन से हो गए? जो टाइम को कंसिडर नहीं करते, मतलब कैश फ्लो को प्रेजेंट में नहीं लेके आते, जैसे कि हमारा एआरआर मेथड, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है कि ये बेनिफिट कॉस्ट मेथड इज अ डिस्काउंटेड मेथड और नॉट। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार ये मेथड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, राइट और रॉन्ग? ये बेनिफिट कॉस्ट मेथड कौन सा है? तो बच्चों घबराने की बात नहीं है, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है इसी का दूसरा नाम है बेनिफिट कॉस्ट मेथड। और मैंने अभी 2 मिनट पहले शेयर किया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए जो बेनिफिट कॉस्ट मेथड हुआ, जो कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, वो एक डिस्काउंटेड मेथड ही है। तो इसका करेक्ट ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट ही करेक्ट है, राइट। अब चलते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट के ऊपर। थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या है? एनपीवी इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव टर्म्स। देखो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें या यहां पे बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट टर्म्स, एक होती है रिलेटिव टर्म्स। एब्सोल्यूट जो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के यूनिट में गिवन हो, जब ये एक्सप्लेन करूंगा, और रिलेटिव टर्म्स जो हमारी किसी यूनिट लेस हो।
याद करो अपना चैप्टर कोरिलेशन कह रहा हूं, अपना डिस्पर्जन चैप्टर। डिस्पर्जन चैप्टर में हम एब्सोल्यूट अलग डिस्पर्जन निकालते थे और रिलेटिव डिस्पर्जन अलग निकालते थे। तो मान लो अगर मैं स्टूडेंट्स की मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं निकाल रहा हूं 15 मार्क्स, तो ये क्या है, एक एब्सोल्यूट मेथड है। और रिलेटिव मेथड कौन सा होता है, जो यूनिटलेस होता है, जो हमने उसको डिवाइड करके निकालते थे। याद करो डिस्पर्जन चैप्टर को। अब बात आती है, हमारा क्वेश्चन है एनपीवी कौन सा मेथड। देखो जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, राइट, यही करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो कि हमारी रुपीस टर्म में होती है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो जो हमारा आंसर आया, लेट सपोज वो आया 50 एनपीवी, मतलब यहां पे एक यूनिट है, प्रेजेंट है। तो जो हमारा एनपीवी होता है वो होता है एब्सोल्यूट मेथड, एब्सोल्यूट मेथड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई, रिलेटिव मेथड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक, समझ आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी एन ऑप्शन नंबर 2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, इजी क्वेश्चन है, सीधा न्यूमेरिकल है। सपोज द डिविडेंड पर शेयर ऑफ अ फर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 शेयर next year and expected to grow at a 6% per year perpetually. Determine the cost of equity capital assuming the market per share is ₹25. डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, मतलब लाइव चैट पे नहीं लिखना तो, या फिर टेलीग्राम पे भी यू कैन आस्क मी अ डाउट। और अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही रिवीजन सेशंस को कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। ठीक, क्वेश्चंस का लेवल इजी हुआ है तो मुझे बताओ कि सर और लेवल या इकोनॉमिक्स की तरह लेवल को अच्छा किया जाए। ठीक, और कोई भी नीड हो मेरे से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। करें स्टार्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं, इतना ही टाइम मिलेगा। आप थिंक आपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिया होगा। तो जो हमारा क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला क्या होता है, D1 ग्रोथ, ओहो ग्रोथ नहीं होता, P0 प्लस ग्रोथ, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बताओ किस किस को फॉर्मूला याद था या फॉर्मूला ही भूले हुए थे। अगर फॉर्मूला भूले हुए थे तो ये क्वेश्चन नहीं होना। फॉर्मूले याद रखने जो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तभी न्यूमेरिकल्स होंगे आपसे बिजनेस फाइनेंस में, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। डिविडेंड कितना देखा है, ₹1 पर शेयर। प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस हो गया 25 और ग्रोथ हो गया 0.06। इनटू करूं, अच्छा इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका सिखाया था एक बार, अगर आपने मेरा डीआई वाला सेशन देखा होगा तो डीआई वाले सेशन में मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया था कि ऊपर और नीचे जीरो क्रिएट कर लो। जैसे 1/25 है, इफ आई मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 0.04। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 0.04 प्लस 0.06, दैट कम्स आउट टू बी 0.1। 0.1 का मतलब हो गया हमारा 10%। तो ए ऑप्शन हो गया हमारा राइट। ठीक, न्यूमेरिकल इसलिए डाला कि ये ना हो कि सारे थ्योरी हो जाए, पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो उन सब चीजों की भी प्रैक्टिस आप सबको करनी है, राइट। अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो ढील बिल्कुल भी नहीं करनी, जितना टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। और होप सो आप सारे मॉक्स तो जरूर लगा ही रहे होंगे, नहीं लगा रहे तो भाई लगाना शुरू कर दो, क्योंकि वो ही आपकी स्पीड और टाइम बचाएगा, स्पीड बढ़ाएगा टाइम बचाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है।
बहुत सारी चीजें रखी हैं, एबीसी एनालिसिस, लॉग बॉक्स सिस्टम, बर्ड इन एंड थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसमें आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। तो मैं ट्राई करता हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर्ड हो। असर्शन रीजनिंग इंक्लूड करता हूं, मैच दी फॉलोइंग करता हूं, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट करता हूं। तो मिक्स क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं आप सभी के लिए, ताकि एक होलिस्टिक व्यू आप सबको मिल सके। ठीक, वैसे ये क्वेश्चन इजी है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आपने अगर एक बार भी पढ़ा होगा तो इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। करूं एक्सप्लेन? तो सबसे पहली चीज आती है हमारी एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है बताओ? एबीसी एनालिसिस हमारा रिलेटेड टू है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें हम अपने इन्वेंट्री को अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू इंपॉर्टेंस अरेंज करते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में। कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैटेगरी बी लेस इंपॉर्टेंट और कैटेगरी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? लॉक बॉक्स सिस्टम क्या है? लॉक बॉक्स सिस्टम है हमारा कैश मैनेजमेंट का। याद करो, एक टेक्निक है जिसमें कस्टमर्स जो अपनी पेमेंट्स हैं एक पोस्ट ऑफिस में या लॉक बॉक्स में डाल देते हैं, जहां से फर्म्स के बैंक उस अमाउंट को, पेमेंट को कलेक्ट कर लेते हैं और फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। दैट इज लॉक बॉक्स सिस्टम। देख लो, कस्टमर्स एक पोस्ट बॉक्स में डालेंगे, वहां से फर्म का बैंक कलेक्ट करेगा पेमेंट और उनके अकाउंट में डाल देगा। लास्ट है बर्ड इन हैंड थ्योरी, जो कि है डिविडेंड डिसीजन से। बर्ड इन हैंड थ्योरी का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो करंट डिविडेंड है वो पे अगर कंपनी करी तो वो अच्छा लगता है। दैट इज बर्ड इन हैंड थ्योरी, कि इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं डिविडेंड को लेना एज कंपेयर टू कंपनी उसको कहीं और इन्वेस्ट करे। जैसे मैं भी पर्सनली बर्ड इन हैंड थ्योरी में बिलीव करता हूं। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर से, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मैं खुश होता हूं जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, जब वो मेरे बैंक अकाउंट में आती है, राइट? ये तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन जेड के साथ, तो और सेकेंड वन वाई के साथ, थर्ड वन एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी फिर आपका स्कोर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली आपकी मेमोरी चेक कर रहा है। सिर्फ आपको बताना है इन सब में से ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कौन सा है, जल्दी से बता दो। तो लीवरेज में हमारे तीन लीवरेजेस होते हैं, कौन कौन से? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, थर्ड वन कंबाइंड लीवरेज। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बताना है जल्दी से। और आंसर लिखने के बाद जब मैं आपको आंसर बता दूं, आप सभी ने क्या करना है? कमेंट सेक्शन पे जाना है और अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 5 आपके कितने मार्क्स आए। और याद रखना, लाइव चैट पे नहीं बताना, कमेंट सेक्शन पे बताना है, ताकि मैं बाद में मेरे को इजी हो उन स्कोर्स को चेक करने के लिए। वाई स्कोर्स पूछना, आपको जैसे बताया हुआ है, स्कोर्स देख के मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चंस का लेवल क्या रखना है, राइट? कि इजी बनाने हैं, डिफिकल्ट बनाने हैं, मॉडरेट बनाने हैं। जैसे स्टूडेंट्स और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कितनी रिवीजन की आपको रिक्वायरमेंट है, वो मेरे को पता चलता है इन स्कोर्स के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू। और याद रखना, कमेंट्स लाइव चैट पे नहीं, वहां पे करने हैं, मेन कमेंट्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल या फिर कमेंट सेक्शन। ठीक, हाँ जी, चलो बताऊं लास्ट आंसर भी, फिर हम आपका स्कोर देखेंगे। लास्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। अब वेट, मैं यहां पे मैंने बताया ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। अच्छा एक चीज बताओ, इन सब में से कोई फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला है? अगर है तो कौन सा है? और अगर नहीं है तो फाइनेंशियल सॉरी
फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है नीचे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है? अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन पे लिखना है। लेट्स सी किस किस को पता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग लीवरेज का तो मैंने बता दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ठीक, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर दोबारा मिलेंगे आप सभी से कब? नेक्स्ट ट्यूसडे को @5 PM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।